थैंक यू। अपने विषय में कुछ बताइए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर मेरा नाम सौम्या अग्रवाल है, मैं लखनऊ क्षेत्र की निवासी हूँ। मैंने अपना 10th और 12th रानी लक्ष्मीबाई स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में। उसके बाद सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और अभी करेंट में मैं एज अ मेंटोर प्रेप IAS में जॉब कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, आपने 2015 में ग्रेजुएशन किया किया हुआ है। है। यस सर। 15 से आज 2023 हो गया, काफ़ी साल ज़्यादा लग हो गया गया। है। यस इस सर। बीच में आप क्या कर रहे हैं? प्रेप IAS आपने बोला एक Yes, sir. आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ कितने दिनों से काम कर रहे सर अभी मैंने नवंबर में उसके जॉब ज्वाइन की है। हैं? तो 6 साल आपने बीच में क्या किया? सर तैयारी कर रही थी। बीच में कोई और एग्जाम दिया? यस सर। क्या सर क्या? सर UPSC का एग्ज़ाम दिया, बैंक के एग्ज़ाम दिए हैं। UPSC के एग्ज़ाम में 2 बार मेंस लिखा है, बैंक के एग्ज़ाम में सर इंटरव्यू तक पहुँची हूँ। अच्छा अच्छा, very good. सौम्या, पीजी क्यों नहीं किया आपने? मैम एक्चुअली मैंने इग्नू से डाल रखा है अभी MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो अभी मैं परस्यू कर रही हूँ। नहीं, आपने डाला तो अभी ये चलिए आपने 15 में किया था ग्रेजुएशन, तो Yes, बहुत ma'am. लंबा टाइम है। Yes, ma'am. पीजी कहते हैं, पीजी एक आपके दिमाग को और निखारता है, ठीक है, Yes, ज्ञान ma'am. के स्तर को बढ़ाता है। तो आपने सोचा नहीं कि करना चाहिए था पहले आपको? यस मैम, मैंने सोचा था पीजी करने के लिए, लेकिन ये एग्ज़ाम की तैयारी में लगी रही। उसके बाद फिर UPPSC और UPSC का ये साइकिल चलता रहा, कभी प्रीलिम्स निकला, कभी मेंस निकला, कभी इसका मेंस निकला, तो उस वजह से इसी साइकिल में ही लगी रही मैं। चलिए ठीक है। आपने मेडिटेशन लिखा हुआ है एज यस ए हॉबी। यस सर। मेडिटेशन में क्या 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 करते हैं? सर मेडिटेशन में मैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करती हूँ। उसके बाद मैं डेली ½ एन आवर टू 1 आवर मेडिटेशन करती हूँ सर। बस केवल ब्रीदिंग और कुछ अलग अलग जो उसमें जैसे उसके कई आयाम होते हैं मेडिटेशन के? यस सर। मुद्राएं हैं, आयाम हैं। जैसे सर मुद्राएं उसका एक पार्ट है, उसके अलावा भी कई आयाम है, संयम नियम आसन, वो भी तो बोलते हैं ना कुछ ऐसा? नहीं सर, उसका पार्ट नहीं है? नहीं सर, इसी का पार्ट है, लेकिन मैं सिर्फ माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे फोकस करती हूँ, जिसमें मैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करती हूँ कि जिससे मेरा माइंड जो है वो काम रहे, और उसके बाद मैं अपने जो डेली का काम कर रही हूँ उस पर मैं फोकस रहूँ और अपना माइंड सेट मैं पॉजिटिव रख सकूँ कि। ठीक है, इस समय तो आप स्ट्रेस में दिखाई पड़ रही हैं। आपका माइंडफुलनेस वाला टेक्निक काम नहीं कर रहा है? हाँ। अच्छा, आपने कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट लिया हुआ है। यस करंट अकाउंट डेफिसिट आप लोग जानते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है? यस सर। क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट? सर करेंट अकाउंट डेफिसिट इसमें सर जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस होता है उसे करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, तो वो करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है। क्या उसमें सर्विसेज के एक्सपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है? यस सर। श्योर। यस सर। अच्छा, अभी रिसेंटली एक कंट्री स्पेसिफिक हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके बहुत जद्दोजहद हो रही है कि वहाँ से हमारा इंपोर्ट बहुत निगेटिव, मतलब हमारा करंट अकाउंट बैलेंस बहुत नेगेटिव है। यस सर। और उसमें ऐसा क्या है कि कौन सा कंट्री की बात हो रही है? सर चाइना। अच्छा, तो हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट में इंपोर्ट्स चाइना के बहुत ज़्यादा हैं यस सर। और उसकी तुलना में एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो उससे हमारा पूरा ट्रेड जो निगेटिव हो गया। तो ऐसे ही कोई एक कंट्री ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड पॉजिटिव हो। यस सर। ऐसे कौन से कंट्री हैं? 2-3 कंट्री के नाम बता सकते हैं? यस सर। बताइए। सर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सर आई थिंक USA भी है जिससे हमारा पॉजिटिव है। USA। आप लखनऊ से हैं ना? यस सर। लखनऊ में 2 अभी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, कुछ तो जानकारी है आपको? यस सर। क्या? सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है और G20 की मीटिंग हुई है। तो ये क्या है? सर ये GIS इसको बोलते हैं ना? यस सर। तो ये क्या है ये? सर यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ और लीडर्स और जो बिजनेसमैन ग्रुप्स हैं वो उनको बुलाया गया है जिससे कि यूपी में इन्वेस्टमेंट आ सके। आएगा आपको लगता है? सर आया है। कितना आया है? सर 33 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद 18,000 MOU साइन किए गए। टारगेट कितना था आपका? सर आई थिंक 22 लाख करोड़ था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सर। अच्छा अच्छा, और ये G20 क्या है? सर G20 एक फोरम है जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द
इकोनॉमिक फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि मतलब जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में बात इतने हो सके। जब सारे संगठन बने हुए हैं पूरे ग्लोब में, यस सर। तो इसकी G20 की क्या रिलेवेंस है आज? सर G20 एक ऐसा फोरम है जहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों मेंबर्स हैं, वेयर एज जो जैसे बहुत सारे आपका IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसमें तो पूरी और UNO की इतनी सारी संस्थाएं हैं, उसमें तो सब देश हैं। सर वो बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज आपने IMF का नाम लिया तो सर उसमें 100+ कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, लेकिन ये G20 जो है इसमें 20 मेंबर नेशंस हैं। तो इससे जो है कि जो बात है लोगों की, वो जो सहमति है वो बन पाएगी आपस में कंट्रीज़ के बीच में, और अच्छे से वार्तालाप हो पाएगी। जैसे इसमें चाइना भी है, USA। ये बताइए कि जब पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रीज़ है लगभग, और ये G20 केवल 20 कंट्रीज़ हैं, जैसे क्या ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं 200 को? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या पूरे विश्व को ये G20 गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसे चलिए, ऐसे डेवलपमेंट करिए, जबकि 200 कंट्रीज़ हैं पूरे देश में। यस सर, बट इसमें जो है इसमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, USA है और इंडिया है, तो ये सारी कंट्रीज़ में कितनी % इकनॉमी है इसमें G20 में, और कितनी % पॉपुलेशन? तो मोर देन 50% है। तो एक फिगर होगा ना सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर। ठीक है, ओके सर। अभी सर ने पूछा था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हुई, तो ये यूपी स्पेसिफिक बात हो रही है, तो यूपी को एक दौर में बीमारू स्टेट कहा जाता था। यस सर। क्या वो अभी भी बीमारू स्टेट है उन पैरामीटर्स पर? बीमारू स्टेट के पैरामीटर्स क्या थे? टर्मिनोलॉजी किसने कॉइन की थी? सर ये टर्मिनोलॉजी किसने कॉइन की थी उसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ। कौन कौन से इसमें राज्य आते हैं बीमारों में? यस सर, यस मैम। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड तो बना भी नहीं था। नहीं था। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे आते हैं। तो उनके क्या पैरामीटर्स थे, किस आधार पर उन्होंने बीमारू स्टेट कहा था? हाँ, तो ये भी नहीं पता, ये पता है? यस सर। क्या पैरामीटर्स थे? सर जैसे पावर्टी, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पैरामीटर्स पे ये अच्छा नहीं कर रहे थे, इसलिए तो क्या अभी भी बीमारू स्टेट है? सर अब बीमारू स्टेट नहीं, अब ग्रोथ इंजन है। लेकिन जैसे कि सर अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत वर्क किया है। अभी यूपी में 6 जो है वो ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज बने हैं। उसके बाद हम जो MSMEs हैं उसमें भी यूपी अच्छा कर रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी 2nd नंबर पे है। टूरिज़्म में भी यूपी में का बहुत अच्छा स्थान है। डोमेस्टिक टूरिज़्म में यूपी 2nd प्लेस पे रहा है। तो इन सब पैरामीटर्स पे यूपी ने अच्छा किया, बट ये सर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि जो अभी भी पावर्टी में, जैसे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। पॉपुलेशन का एक डायमेंशन, अभी एक नया रिपोर्ट अभी आई पॉपुलेशन की, उसमें कहा गया कि हमारा देश अब नंबर 1 हो रहा है। यस सर। पूरे विश्व में उसमें यूपी का बहुत बड़ी भूमिका है। यस सर। हमारा 25 करोड़ के आसपास उन्होंने कहा Yes. कि यूपी लगभग पहुंच रहा है। तो इस आबादी को साथ में रख के और जो ग्रोथ इंजन वाली बात कर रहे हैं उसको मेंटेन रखना, उस टेम्परामेंट को, यस सर। तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं? सर उसमें पहला चैलेंजेस तो ये है कि हमें स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए। यहाँ पे जैसे यूथ की पॉपुलेशन यूपी में सबसे ज़्यादा है, 60% पॉपुलेशन यूथ है। तो अगर हम अपने यूथ को स्किल डेवलप करेंगे और यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ को लेकर आएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जिससे कि यूपी का जो एज अ ग्रोथ इंजन हम मान रहे हैं तो वो आगे बढ़ेगा। यूपी का जो यूपी जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाह रहा है वो एक टर्मिनोलॉजी होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड। यस सर। क्या होता है? सर डेमोग्राफिक डिविडेंड इसका मतलब ये होता है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो इंडिया में अभी ज़्यादा है। कितनी है वर्किंग एज ग्रुप, कितना माना जाता है? सर वर्किंग एज ग्रुप सर आई थिंक 15 to 59 ईयर्स माना जाता है। अच्छा, उसके 2-3 जगह अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं। यूएन में क्या कुछ रिपोर्ट है कुछ और बोलता है, ऐसा कुछ है क्या? सर आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, यूएन ने अभी एक
पर्टिकुलर अनाज की क्वालिटी एक कैटेगरी को लेके एक ईयर ऑफ यस सर, सेलिब्रेशन मनाने का कहा है। यस सर, मिलेट्स को। हाँ, उसे यूएन के किस विंग ने कहा है? सर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। 4 मिलेट्स के नाम बताइए। सर बाजरा, ज्वार, रागी। सर तीन अच्छा, आता क्या है। क्या फायदा होगा इससे अगर इंडिया में हम इसको बहुत प्रमोट करने की बात करें? प्रधानमंत्री जी भी कई मंचों से इसकी बात कर चुके हैं यस सर। और हमने भी बहुत जोर शोर से इस फसल को बढ़ाने की बात की, तो क्या फायदा होगा इंडिया को? सर पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इसमें ये बहुत अच्छा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए। दूसरी चीज़ सर, पहले इसे बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाता था कि ये जो क्रॉप्स हैं वो सिर्फ पुअर खाते हैं और जो अमीर हैं उन्हें नहीं खाते हैं। तो अब अमीर मतलब जो रिच लोग हैं उनको भी ये क्रॉप को खाना चाहिए। उसके बाद सर कि जैसे इसमें जो हम जो फूड फोर्टिफिकेशन की भी बात करते हैं, ये सब चीज़ों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यस सर। बताइए आपकी पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिलेशन है? सर पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का, सर एडमिनिस्ट्रेशन is the provider of goods and services also. Administration is also the facilitator of goods and services, and administration also regulate the market so that there will be more efficiency and economy in the। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये कानपुर वाली घटना सुनी? यस सर। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था? सर इसमें वो वहाँ की किसी का वहाँ पे एक घर था, उसको खाली करवाना चाहते थे, तो उस पर जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर उन्होंने बुलडोज़र चला दी थी। और वहाँ पे बल्कि उस घर के अंदर एक माँ और एक बेटी थी, उसके बाद भी वहाँ पे बुलडोज़र चला दिया गया था। इसका मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन बुरा है, गलत है? ये सर यहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी। तो क्या गलती थी, कैसे सुधारा जा सकता था वहाँ पे? सर पहली बात तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके प्रति लोगों के प्रति उसको एम्पैथी होनी चाहिए, सिर्फ अपनी पावर का शो नहीं करना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद सर अगर वहाँ पे महिला और बच्ची थी तो पहले महिला और बच्ची को निकालना चाहिए था, उसके बाद ही वहाँ पे अगर लैंड चाहिए भी थी तो पहले लीगल नोटिस देते, उसके बाद फिर अगर उनको पता था कि वहाँ महिला बच्ची है तो पहले महिला बच्ची को निकाला जाता, उसके बाद अगर बुलडोज़र चलाया जाता। अगर जब ये बात पता है कि महिला और बच्ची अंदर है तो फिर बुलडोज़र कैसे चला दिया गया? आग कैसे लग गई वहाँ पे? आग भी लग गई थी। यस सर। तो आपने कहा लीगल नोटिस देते, तो क्या उसको खाली कराने के लिए नोटिस दिया नहीं गया होगा? और इलीगल जगह है सर मैम दिया गया होगा नोटिस। बताइए डोमेस्टिक वायलेंस से आप क्या समझते हैं? मैम डोमेस्टिक वायलेंस से हम जो महिलाओं के प्रति जो उनके घर में हिंसा होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। हिंसा केवल महिलाओं तक ही सीमित है? नहीं सर मैम, बच्चों में के प्रति भी हिंसा होती है। यह सिर्फ महिला और बच्चे तक ही सीमित है? मैम कहीं कहीं पुरुष में भी देखी जाती है कि पुरुष में भी हो सकता है, अगर महिलाओं द्वारा किया जा रहा है तो पुरुष में भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। चलिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया था? मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। है सुकन्या समृद्धि योजना, ये क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना महिलाओं के प्रति एक महिलाओं और बच्चों के प्रति एक वेलफेयर स्कीम है जिसमें श्योर महिला और बच्चे हैं इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ बच्चे हैं। बच्चे मतलब बॉयज या गर्ल्स? गर्ल्स। तो आप श्योर होइए पहले आंसर हाँ, के क्या आप कहना चाहते हैं? गर्ल्स मैम, गर्ल्स जो 10 साल से कम की वर्ष की लड़कियां हैं उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। अच्छा, ये सपोर्ट मतलब गर्ल्स को किस के लिए किया जा रहा है, उनके किस काम के लिए?
मैम एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि यहाँ पे जो है कि महिलाओं की जो एज है वो 18 साल है, तो उससे पहले चाइल्ड मैरिज ना हो, उनके एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम है, ये कहाँ तक क्या लगता है कि एक जो पढ़ा लिखा तबका है वहाँ तो शायद प्रोग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ हम निजी सोसाइटी, हमारे रूरल एरिया है, ये वहाँ पे प्रोग्राम बहुत क्या ईमानदारी से लागू हो रहे हैं? मैम कुछ हद तक लागू हो रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें चैलेंजेस तो हैं कि जैसे कहीं कहीं होता है कि फेक बेनिफिशियरीज अकाउंट मिल जाते हैं, लोगोों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ये स्कीम चल रही है, तो इस तरह की चैलेंजेस हैं। और अच्छे और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए आपके हिसाब से क्या क्या और होना चाहिए? मैम इसमें पूरा कहीं कहीं तो नॉलेज ही नहीं होता है, हाँ, या हाँ, पेरेंट्स को नहीं नॉलेज होता यस है मैम। कि कोई ऐसी स्कीम भी है जो गर्ल्स के लिए है, बच्चियों के लिए। इसमें तो सबसे पहले तो इसमें अपने राइट्स के प्रति लोगों को अवेयर कराना कि ये स्कीम चल रही, तो सबसे पहले एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना, लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना कि ये पर्टिकुलर स्कीम है, इससे आप जो घर की बच्चियाँ उनको एजुकेशन दी जा सकती है। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना कि वो बेनिफिट्स जो हैं वो जो पर्टिकुलर बेनिफिशरीज़ हैं उनको तक पहुँचे, ये ज़रूरी है इसमें। आपने मेडिटेशन हॉबी में लिखा है, इसमें आजकल के युवाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस है, मेडिटेशन उसको कैसे संभालता है या दूर कर सकता है? मैम मेडिटेशन से पहला फ़ायदा तो ये है कि इससे जब हम करते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो जो हमारे माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स आते हैं वो आना बंद हो जाते हैं कि उसके बाद हम अपने प्रेजेंट पे जो है वो फोकस कर सकते हैं, रेदर देन कि हम अपने पास्ट और फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद मैम इसका ये भी फ़ायदा है कि हमारे पास जो हमारे समस्याएं हर किसी के जीवन में है, लेकिन उस समस्याओं का निपटारा कैसे कर सकते हैं, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हैं रेदर देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना, कि हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से मतलब अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कर पाते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है कि हम ये ग्लास जो है वो हाफ फुल ना देख के कि हाफ फिल है, ये देखते हैं कि हाफ फुल है ग्लास, हाफ एम्प्टी नहीं है, मतलब कि एक सकारात्मक सोच बन जाती है हमारी, तो जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है। ठीक। अभी कुछ चीज़ें लोगों ने पूछी हमारे, तो उसमें एक चीज़ आप बताइए, आपका वार्ड जिससे आप रिलेटेड है, और आपने दूसरा रजिस्ट्रेशन का बताया, और अभी जो डिस्कशन हुआ था उस पर कानपुर की घटना, जो लेटेस्ट घटना थी और बहुत ही विभत्स घटना भी थी, तो उसमें कुछ लोगों को निलंबित किया गया, और बता सकते हैं आप कि जब ये घटना हुई थी उस समय कमिश्नर कौन थे कानपुर के? जो लोग निलंबित किए गए कानपुर के कमिश्नर ने किया, उन दो अधिकारियों के नाम? लेकिन एसडीएम थे और तहसीलदार थे, उनको किया गया, लेकिन एग्जैक्ट नाम मुझे वी राजशेखर थे उस समय कमिश्नर वहाँ के, उनको उन्होंने निलंबित किया था। और एक सवाल अभी जो इससे आया था आपका, इस समय एक नाम बड़ा पॉपुलर चल रहा था बीजेपी की सरकार में, पूरे भारत की गवर्नमेंट में, जिसने बड़ा इन्फ्लुएंस किया है पूरी चीज़ों को, इंडिया की खासकर इकोनॉमिक सिस्टम को, अडानी। तो उनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसमें ये बताइए कि अभी अडानी का जब ये सारी चीज़ें चल रही, तो सिनेरियो में कंपनी उनकी कंपनी को ऑडिट करने के लिए किसी को जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या उस कंपनी का जो ऑडिट करेंगे उसका नाम आपको दिया? जिसमें मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल नाम नहीं, वो बहुत, बट ये था उसमें कि वो बहुत ही छोटी कंपनी को ऑडिट के लिए बुलाया गया और उसमें हार्डली 10 से 12 मेंबर है उस कंपनी में, तो उसके अगेंस्ट भी बोला गया है कि मतलब ये इतनी बड़ी कंपनी के पास 6-7 कंपनियों का समूह है, उसके बाद इन्होंने एक इतनी छोटी कंपनी को ऑडिट करने के लिए बुलाया है, तो इस चीज़ पे भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। ये ग्रांट थॉरटन कंपनी का नाम है, जिसका डायरेक्टर उसके लिए दिया गया है, और वो उसका पूरा ऑडिट करेगी। और एक इसी यूपी आपने कहा ना छोटी कंपनी से, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप बताइए कि अभी जब हमारी ये रिसर्च समिट हुई है, तो इसमें एक कभी किसी होटल का बड़ा नाम उछल कर आया है कि हमारे यहाँ हयात है, ताज है, तमाम होटल्स हैं हमारे लखनऊ में, और लखनऊ को बिलोंग भी करते हैं, तो
होटल है जिसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया, बड़े वहाँ पे प्रोग्राम्स कराए गए, और उसके बारे में कुछ आइडिया? You have knowledge, confidence. अभी रिव्यू होगा मैम, ओके रिव्यू होगा। ठीक है, ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।